Hello my dear students, welcome to KS English classes. So students, I am here with a new video for you. This is a poem in ode form, Ode on a Grecian Urn, composed by John Keats, a great English poet. So students, हम इस ode को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट उससे पहले हम ओड से रिलेटेड एंड पोइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं. सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो आइए बात करते हैं ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्न की. अर्न क्या है, व्हाट इज़ अर्न? सो गाइज, आप इस पिक्चर में जो देख रहे हैं, ये जो वेस है ये अर्न की पिक्चर है. ओके. सो इस पे आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि कुछ जो पिक्चर्स हैं वो डिपिक्टेड हैं. ये जो है एकदम जो है डेकोरेटेड अर्न है, ये मार्बल का बना हुआ है. ग्रेशियन मीन्स होता है ग्रीस से रिलेटेड, यानी ग्रीस से का जो अर्न है मार्बल से बना हुआ है. और ये जो ज़्यादातर जो अर्न है ये जो काम में आते हैं, जो फ्यूनरल आफ्टर फ्यूनरल जो है, जो एशेस हैं, ऐश है, वो इसमें रखी जाती है और इसको जो है ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या कहीं भी किसी सेफ प्लेस पे रख दिया जाता है. तो ये आप देखिए, इस पे काफ़ी सारी बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो है वो डिपिक्टेड हैं. और जॉन कीट्स जो इसके पोइट हैं, कंपोज़र हैं, वो इन्हीं जो डिपिक्टेड पिक्चर्स हैं इनको देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए और फिर उन्होंने ये ओड लिखी. वो इन पिक्चर्स के थ्रू इसकी इटर्निटी, लव एंड बहुत सारे जो इमोशंस हैं जो उन्होंने फील किए इन पिक्चर्स को देख करके, उनके बारे में उन्होंने बात की और इस ओड को लिखा. तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स. सो गाइज, सबसे पहले हम जॉन कीट्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795, मूरगेट, सिटी ऑफ लंदन, यूके. सो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को, मूरगेट, सिटी ऑफ लंदन, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम है. सो इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 इन रोम, ट्यूबरक्लोसिस से. इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 फरवरी 1821 यानी 1821 को रोम में हुई थी और टीबी से इनकी डेथ हुई थी. सो गाइस, जब इनकी डेथ हुई थी तो वो ये केवल कितनी इनकी उम्र क्या थी, 25 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ओल्ड. ये केवल ओनली 25 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ओल्ड थे जब इनकी डेथ हुई. सो अब बात करते हैं ओड से रिलेटेड. सो गाइज, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न वाज कंपोज्ड और रिटन इन मई 1819. सो ये जो ओड है ग्रेशियन अर्न, ये लिखी गई थी मई 1819 में और ये फर्स्ट पब्लिश्ड भी 1819 में हुई थी. सो स्टूडेंट्स, this famous ode was inspired partly by the study of some funeral urn in Elgin marbles as well as by the observation of designs of several such urns in books. So ये जो फेमस ओड है ये किससे इंस्पायर्ड होके लिखी गई थी कि जो जॉन कीट्स थे उन्होंने कुछ फ्यूनरल अर्न की जो एल्जिन मार्बल्स थे, फ्यूनरल अर्न थे जो एल्जिन मार्बल्स थे, उनको स्टडी किया. इसके अलावा उन्होंने कुछ बुक्स में इनकी डिज़ाइंस को जो है उनका निरीक्षण किया, उन्हें ऑब्जर्व किया. ठीक है. अब जो ये कीट्स जो है, जॉन कीट्स कंसल्टेड दीज बुक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फ्रेंड बेंजामिन हेडन. सो गाइज, जो जॉन कीट्स थे उनके फ्रेंड बेंजामिन हेडन की इन्फ्लुएंस में आकर के, यानी उनके प्रभाव से उन्होंने इन बुक को जो है उनका अध्ययन किया था, उनको रीड किया था और फिर ये ओड लिखी थी. तो अब बात करते हैं इस ओड की लेंथ की, इसके स्टेंजास की और इसकी राइम स्कीम की.
द ओड इज डिवाइडेड इंटू 5 स्टेंजाज ऑफ 10 लाइन्स ईच, टोटल 50 लाइन्स ओड। अब देखिए ये जो ओड है ये 5 स्टेंजाज में डिवाइड है और हर इसका स्टेंजा जो है वो 10 लाइन्स का है। ईच स्टेंजा कितने लाइन का है? 10 लाइन का है। तो इस तरह से ये टोटल जो लाइन्स हुई वो 50 लाइन, यानी ये जो टोटल जो लाइन्स हैं इस ओड में वो कितनी है? वो 50 लाइन्स हैं। तो ये 50 लाइन्स की ओड है। अब बात करते हैं आगे इसकी राइम स्कीम की। तो व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस ओड? द राइम स्कीम इज फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा। ये जो स्टेंजा है, जो पहली जो 4 लाइनें हैं ईच स्टेंजा, यानी प्रत्येक स्टेंजा की जो फर्स्ट 4 लाइन है उनकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। ओके, यानी फर्स्ट 4 लाइन जो 5 स्टेंजाज हैं उसकी 5 स्टेंजाज की फर्स्ट 4 लाइन्स की जो राइम स्कीम है वो ए बी है, एंडिंग विद अ मिल्टोनिक सेस्टेट। और जो इसकी जो एंडिंग होती है वो मिल्टोनिक सेस्टेट से होती है। और जिस इसकी फर्स्ट एंड फिफ्थ जो स्टेंजा है, फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेंजा की जो लास्ट 6 लाइन है वो सी डी ई डी सी ई। रिमेंबर लास्ट 6 लाइन सी डी ई डी सी ई कौन से स्टेंजा की? फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेंजा की। सेकेंड स्टेंजा की लास्ट 6 लाइन जो है वो है सी डी ई सी ई डी, सी डी ई सी ई डी। ध्यान रहे, जस्ट रिमेंबर यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये 10 लाइन जो है स्टेंजा है, इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन की जो राइम स्कीम है वो ए बी है। और जो सेकेंड स्टेंजा है उसकी लास्ट 6 लाइन की जो राइम स्कीम है वो सी डी ई डी है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा की जो राइम स्कीम है जो लास्ट 6 लाइन्स की वो है सी डी ई। सो गाइज हमने यहाँ देखी इसकी राइम स्कीम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द ओड इज कीट्स एक्सप्रेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ आर्ट। अब जो ये जो ओड है ये जो कीट्स का जो ये किसे एक्सप्रेस करती है? ब्यूटी ऑफ आर्ट, यानी कि कला की सुंदरता को एक्सप्रेस करती है, उसे बताती है। इट्स मोटो इज, और इसका मोटो क्या है? मॉर्टल ब्यूटी पासिस अवे बट नॉट दैट ऑफ आर्ट। यानी कि जो सुंदरता है, मोर्टल ब्यूटी है, यानी कि जो नाशवान सुंदरता है, यानी जो ह्यूमन ब्यूटी है या जो भी मोर्टल ब्यूटी है जो ख़त्म हो जाती है, बट नॉट दैट ऑफ आर्ट। लेकिन जो कला की सुंदरता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। द मेन आइडिया ऑफ द ओड इज, अब इस ओड का जो मेन आइडिया है, द म्यूटेबिलिटी ऑफ लाइफ as contrasted with immortality of the principle of beauty as expressed in art। यानी कि जो जीवन की को जो जीवन है जो कि नाशवान है, यानी लाइफ जो है वो कैसी है? हमारी नाशवान है, यानी वो ख़त्म हो जाती है धीरे, लेकिन उसको कंट्रास्ट किसके साथ किया है? इमोर्टलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एज एक्सप्रेस्ड इन आर्ट। लेकिन जो आर्ट की में जो ब्यूटी यानी जो सुंदरता जो दिखाई देती है वो कैसी है? अमर है एकदम, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इन दिस ओड कीट्स emphasizes the beauty of art and kinship of art with infinity and the identity of beauty and truth in life। अब इस ओड में जो कीट्स हैं, जो पोइट हैं, वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं? द ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड किनशिप ऑफ आर्ट विद इन्फिनिटी एंड द आइडेंटिटी ऑफ ब्यूटी एंड ट्रुथ इन लाइफ। यानी कला की सुंदरता पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं। इसके अलावा कला और अमरता, इन्फिनिटी मीन्स अमरता, हमेशा रहने वाली चीज़, इमोर्टल, ठीक है। कला और इन्फिनिटी में यानी अमरता में एक संबंध बताते हैं, किनशिप बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, एंड द आइडेंटिटी ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ इन लाइफ। और कहते हैं कि जो जीवन की जो सच्चाई है वो किस में है? वो आइडेंटिटी ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता को पहचानने में ही है। ओके गाइज, अब बात करते हैं हम पोएम की। So guys, now we are going to explain this ode in Hindi. Ode on a Grecian Urn by John Keats. Thou still unravished bride of quietness,
गाइज यहाँ पे दाव जो यूज़ हुआ है वो अर्न के लिए हुआ है। ओल्ड इंग्लिश में जो है यू को दाव बोलते हैं। तो पोइट कहते हैं, तुम अभी भी ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस यानी शांति की अनरेविश्ड दुल्हन हो। अनरेविश्ड मीन्स एक ऐसी दुल्हन जिसे अभी शादी के बाद उसके हस्बैंड ने टच भी नहीं किया हो, अनछुई दुल्हन, यानी तुम अभी भी शांति की अनछुई दुल्हन हो। द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तुम फॉस्टर चाइल्ड हो, एक ऐसा बच्चा जो अडॉप्टेड है, जिसे गोद लिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा जो है उसे उसका पालन पोषण हुआ है। तो यहाँ अर्न का पालन पोषण किसके द्वारा होना बताया है जॉन कीट्स ने? साइलेंस एंड स्लो टाइम के द्वारा। यानी तुम एक ऐसे अडॉप्टेड चाइल्ड हो, एक ऐसे गोद लिए हुए बच्चे हो जिसे साइलेंस ने, शांति ने एंड स्लो टाइम ने और धीरे धीरे व्यतीत हुए समय ने पाला है। सिल्वन हिस्टोरियन हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। अब यहाँ पे जो अर्न को जॉन कीट्स क्या मतलब पुकारते हैं, उसे क्या कह के उसका क्या नाम रखा है नेक्स्ट? सिल्वन हिस्टोरियन। सिल्वन हिस्टोरियन उसे कहते हैं, सिल्वन यानी ग्रामीण जो प्रदेश है, ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरिया है, उससे रिलेटेड जो कथाएं हैं उनको कहने वाले को, उनको बताने वाले को सिल्वन हिस्टोरियन बोलते हैं। यानी तुम एक ऐसे सिल्वन हिस्टोरियन हो हु कैन्स दस एक्सप्रेस अ फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम्स। यानी तुम जो ये जो फूलों की कहानियाँ हैं जो इस अर्न के ऊपर जो है चित्रित की हुई हैं, डिपिक्टेड की हुई हैं, उन्हें हमारी जो राइम्स हैं, जो हमने राइम्स लिखी हैं, जो हमने जो कविताएं लिखी हैं, गाने लिखे हैं, गीत लिखे हैं, उनसे भी ज़्यादा स्वीटली, ज़्यादा प्यारे तरीके से, ज़्यादा मधुर तरीके से उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी कि इतने स्वीट तो हमारी राइम्स भी नहीं हैं जितना स्वीट तरीके से, जितना मधुर तुम इन स्टोरीज को एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो। What Liefringt legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both। अब जो है वहाँ एक दूसरी जगह पे पोइट का ध्यान चला जाता है जहाँ पर कुछ जो है वो पत्तियाँ हैं जो वो उसमें जो अर्न पर जो नज़र आ रही हैं, कहता है ये लीफ कैसी हैं? लेजेंड हॉर्न्स अबाउट दाई शेप, यानी कि ये जो पत्तियाँ हैं जो इस पे अलंकृत हैं, जो इसे डेकोरेट किए हुए हैं, पूरे इस लेजेंड यानी अर्न के लिए कहा गया है, इस अर्न को डेकोरेटेड किए हुए हैं। हॉर्न्स अबाउट दाई शेप ऑफ डेटीज और मोर्टल्स और बोथ, ये किसकी तरफ इशारा करती हैं? ये मतलब हॉर्न्स मीन्स ये जो वैसे तो डराना होता है, बट यहाँ पे आएगा जो मृत व्यक्ति हैं, जो मर चुके हैं, ये उनकी कहानियाँ हैं, कहानी बताता है। ये कौन है? ऑफ डिटीज और मोर्टल्स, ये कोई देवी देवता हैं, या फिर ये मोर्टल्स यानी कि या फिर ये मनुष्य हैं, या फिर ये दोनों की कहानियाँ हैं। यानी ये जो पत्तियाँ हैं जो इस पर जो कहानियाँ बता रही हैं, ये किसकी कहानियाँ हैं? ये किसके आकार के बारे में बता रही हैं? ये देवताओं के बारे में बताती हैं या फिर मनुष्यों के बारे में, या फिर दोनों के बारे में कोई कहानी कहती हैं? इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्किडी। अब यहाँ ये टेम्पे और डेल्स ऑफ आर्किडी जो है वो ये एक पेस्टोरल कंट्री है ग्रीस में, एक ग्रीस का आदर्श ग्राम है जो थिस्ली की एक बहुत ही खूबसूरत सी घाटी है वहाँ पर है, और ये जो है अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। तो इस अर्न की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो किससे कर रहे हैं जो जॉन कीट्स? वो टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी यानी उन खूबसूरत घाटियों से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, ये जो इसके ऊपर बने हुए हैं ये मैन हैं या फिर ये गॉड्स हैं या फिर ये देवता हैं। व्हाट मेडन्स लोथ, और ये जो युवतियाँ हैं, लोथ मीन्स शाई, कॉय, शर्माना, शर्मिला होना,
तो ये जो युवतियां हैं ये क्यों शर्मा रही हैं, यानी ये जो गॉड्स हैं या जो ये मैन हैं जो क्या कर रहे हैं, इनका पीछा कर रहे हैं और ये युवतियां शर्मा रही हैं। व्हाट मैड परस्यूट, ये इनका पीछा क्यों कर रहे हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये जो युवतियां हैं इनसे बचने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसा लगता है यानी कि ये जो है, ये जो मैंस या मैन हैं या गॉड्स हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं इन युवतियों का, इन मेडन्स का, और ये जो है इनसे बचने के लिए क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। ये सारे जो पिक्चर्स हैं वो उसके ऊपर डिपिक्टेड हैं, और वो जो जॉन कीट्स हैं वो एक एक करके सभी पिक्चर्स को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो अपने ही अंदाज में उन्हें बता रहे हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। अब उस पर कुछ लोग हैं जो पाइप्स बजा रहे हैं, बांसुरी टाइप का है जो उसे बजा रहे हैं। टिम्ब्रल्स भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको बजा रहे हैं, और उनको उनके जो मधुर संगीत है उसको फील किया जा सकता है। और जॉन कीट्स कहते हैं व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये कितने जो है एक जंगली आनंद है, यानी कि एक ऐसा आनंद है, परमानंद है जिसमें जो है इंसान का बिल्कुल खो जाने का मन करता है। सो गाइज, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है, सेकंड लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन है। और क्यों है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में उसे ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, जो अर्न है उसको एज अ ब्राइड बताया गया है क्वाइटनेस की। सेकंड लाइन में फॉस्टर चाइल्ड बताया गया है साइलेंस एंड स्लो टाइम का, और इनको न सिर्फ अर्न को बल्कि साइलेंस एंड स्लो टाइम को भी इसमें पर्सोनिफाई किया है। और थर्ड लाइन में सिल्वन हिस्टोरियन अर्न को बताया है, यानी उसे एक हिस्टोरियन, इतिहासकार बता दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पर्सोनिफिकेशन होगी। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं हम। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये बहुत ही फेमस लाइन है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, यानी ऐसे सॉन्ग्स, ऐसी मेलोडीज, ऐसी कविताएं या सॉन्ग जो सुने जा सकते हैं बहुत ही मधुर होते हैं। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जिन्हें हम नहीं सुन सकते वो और भी ज़्यादा स्वीट होते हैं, यानी और भी ज़्यादा मधुर होते हैं। यानी कि ऐसे गाने जिन्हें हम अपने सेंसुअल ईयर्स से, यानी अपने कानों से नहीं सुन सकते, जिन्हें हम सिर्फ अपने हृदय से, अपनी आत्मा से सुन सकते हैं, वो उन गानों से ज़्यादा मधुर होते हैं, ज़्यादा मीठे होते हैं जिन्हें हम अपने कानों से सुन सकते हैं। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए ये जो इस पर जो अर्न पे जो पर्सन है जो पाइप्स को बजा रहे हैं ये हमेशा इनको बजाते ही रहेंगे। नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड। अब ये जो म्यूज़िक है इसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, बट मोर एंडियर्ड, लेकिन जब हम इसे अपनी आत्मा से सुनते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान करते हैं। यानी कि ये ऐसा म्यूज़िक है, ऐसे गाने हैं, ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन्हें हम अपनी जो सेंसुअल ईयर्स हैं, सेंसेस हैं, उनसे हम नहीं सुन सकते, लेकिन जब हम इन्हें सुनते हैं अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा से सुनते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, आनंद देते हैं। पाइप टू द स्पिरिट डेटीज ऑफ नो टोन। अब ये जो पाइप हैं, यानी ये जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से जो है वो कैसा म्यूज़िक निकल रहा है। डेटीज ऑफ नो टोन मीन्स साइलेंट म्यूज़िक, यानी जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती, आत्मा का म्यूज़िक उसमें से निकल रहा है। फेयर यूथ, अब वहाँ से हटके जॉन कीट्स की जो नज़र है वो एक दूसरी पिक्चर पे पड़ती है, और वो कहते हैं फेयर यूथ, यानी एक खूबसूरत नौजवान, बीनीथ द ट्रीज, जो कि पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है। दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग, और जो कि गाना गा रहा है, वो कहते हैं कि ये जो है, तुम जो है अपना गाना कभी भी जो है बंद नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ही ये पेड़ जिनके नीचे तुम बैठे हुए हो जो हरे भरे हैं वो कभी अपने पत्तों को गिराएंगे, यानी अपने पत्तों को वो कभी भी नहीं गिराएंगे। और हे नवयुवक,
हे खूबसूरत जो नौजवान जो तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, तुम अपना गाना कभी भी बंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो एक पिक्चर है उस पे अर्न पे, और जो हमेशा ऐसे ही रहेगी। बोल्ड लवर, अब फिर से जो है वो लवर्स के बारे में बात करता है। जॉन कीट्स फिर से करते हैं लवर्स के बारे में बात। बोल्ड लवर यानी कि ये जो लवर हैं, प्रेमी हैं, नेवर नेवर कांस दाउ किस, ये जो अपनी जो बिलव्ड हैं उनका पीछा कर रहे हैं, वो उनको कभी भी किस नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल उनको किस करने ही वाले हैं। इस तरह से जो पिक्चर है वो डिपिक्टेड है अर्न के ऊपर, बट क्या होगा, वो कभी उनको किस नहीं कर सकते। दो विनिंग नियर द गोल येट, यद्यपि वो अपने गोल के, वो अपने जो अचीव करना चाहते हैं उसके बहुत ही नज़दीक हैं, यानी बिल्कुल वो उनको किस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं कर पाएंगे। डू नॉट ग्रीव, अब वहाँ उनको समझाते हुए कहते हैं कि लेकिन फिर भी तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम दुखी मत हो। शी कैन नॉट फेड, क्यों क्यों दुखी मत हो? क्योंकि शी कैन नॉट फेड, वो कभी भी क्या नहीं होगी, उसकी खूबसूरती कम नहीं होगी, धूमिल नहीं पड़ेगी, धुंधली नहीं होगी उसकी खूबसूरती, वो हमेशा सुंदर रहेगी। दो दाउ हैज नो नॉट दाई ब्लिस, फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। तो क्या होगा, क्योंकि वो कभी भी जो है वो तुम्हें कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगी, तुम्हें धोखा नहीं देगी। फॉर एवर विल दाउ लव, वो हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा तुम्हारे प्रति कैसी रहेगी, वफादार रहेगी, ईमानदार रहेगी, यानी उनकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे कभी कहता है कि हाँ, बोल्ड लवर जो कभी जो अपनी जो बिलव्ड है उनको किस करना चाहते हैं, अगर वो उसे किस नहीं कर सकते, क्योंकि पिक्चर ऐसी बनी हुई है। लेकिन यद्यपि वो अपने गोल के बिल्कुल करीब हैं, यानी उनको किस करने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें किस नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए उन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बिलव्ड की जो खूबसूरती है वो कभी फेड नहीं होगी, कम नहीं होगी, वो उन्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी, और वो हमेशा उन्हें ऐसे ही लव करती रहेंगी। एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा उनके प्रति कैसी रहेंगी, ईमानदार रहेंगी। नाउ दिस इज द थर्ड स्टैंजा। हैप्पी हैप्पी बोज, बोज होती है पेड़ों की शाखाएं। तो यहाँ जो फर्स्ट है हैप्पी हैप्पी बोज, यहाँ पे जो है वो ये रिपीटिशन है। दैट कैन नॉट शेड, हैप्पी हैप्पी बोज, और हैप्पी हैप्पी बोज यानी बोज जो है वो शाखाएं जो कभी क्या कभी हैप्पी होती हैं, तो एज अ जो है उनको पर्सोनिफाई किया गया है, उनके जो क्वालिटी बताई हैं वो एक पर्सन जैसी बताई हैं। तो यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटिशन। दैट कैनॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, तो कहते हैं कि ये जो खुश यानी कि हंसी खुशी से झूमती हुई जो ये पेड़ों की टहनियाँ हैं, दैट कैनॉट शेड योर लीव्स, यानी कि पेड़ों की टहनियों तुम कभी भी अपने जो पत्ते हैं उन्हें नहीं गिराओगी, यानी तुम हमेशा हरी भरी रहोगी। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, और ना ही तुम कभी बसंत को अलविदा कहोगी। एड्यू मीन्स गुड बाय कहना, अलविदा कहना, यानी तुम कभी भी बसंत को अलविदा नहीं कहोगी, उसे गुड बाय नहीं कहोगी, और तुम हमेशा ऐसे ही पत्तियों से हरी भरी रहोगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और ये जो मेलोडिस्ट है यानी म्यूजिशियन है, जो ये खुश होकर के जो क्या बजा रहा है, ये जो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है इसमें, अनवियर्ड बिना थके, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और हमेशा ये जो पाइप जो बजा रहे हैं इससे हमेशा इनके जो सॉन्ग हैं वो बजते ही रहेंगे, ये हमेशा बजाते रहेंगे, ये कभी नहीं थकेंगे, और इनके सॉन्ग्स आने वाली जो पीढ़ियां हैं यानी सबको हमेशा कैसे लगेंगे, नए लगेंगे, और ये हमेशा कैसे सॉन्ग रहेंगे, हमेशा ये इनके सॉन्ग नए रहेंगे, न्यू रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, यहाँ पे भी जो है ये रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। अब वो कहता है कि ये जो प्यार है, जो लव है, ये हमेशा
ऐसे ही रहेगा, तुम लोग हंसी खुशी रहोगे, बिल्कुल ऐसे ही रहोगे, या फॉर एवर वॉर्म एंड स्टिल बी इंजॉयड, और हमेशा वार्म रहोगे, गर्म रहोगे, यानी कि तुम्हारे अंदर वही खून में वही गर्मी रहेगी जो अब है, हमेशा रहेगी, और तुम हमेशा क्या क्या करते रहोगे, इंजॉय करते रहोगे। फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। और पैंटिंग मीन्स होता है कि जब हम लोग तेज कदमों से चलते हैं या किसी कहीं भागते हैं तो उस जो उत्तेजना की वजह से सांस फूल जाती है उसे पैंटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं जो है जो बोल्ड जो लवर्स हैं जो अपनी बिलव्ड का पीछा कर रहे हैं उनके बारे में फिर से बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, हैप्पी रहेगा, और तुम हमेशा ऐसे ही गर्मजोशी से रहोगे, और जो है हमेशा ऐसे ही इंजॉय करते रहोगे, और तुम जो अपनी जो बिलव्ड का पीछा कर रहे हो और उसकी उत्तेजना की वजह से तुम्हारी जो सांसें फूल रही हैं, एंड फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा कैसे रहोगे, हमेशा यंग रहोगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लोइड। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग का जो जो भी जो मोर्टल जो संसार है, मोर्टल वर्ल्ड है, उसमें जो ह्यूमन बीइंग की जो है प्रॉब्लम्स होती हैं लव में, वो जो है उनसे तुम हमेशा दूर रहोगे। वो कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं लव में? दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड। क्लॉइड मीन्स होता है ऊब जाना, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है उसमें क्या होता है, जो लवर एंड बिलव्ड हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं और जल्दी ही एक दूसरे से ऊब जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ यानी जो पिक्चर बनी हुई है अर्न के ऊपर, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनका प्रेम जो है वो हमेशा हैप्पी रहेगा और तरोताज़ा बना रहेगा। अ बर्निंग फोर हेड एंड अ पार्चिंग टंग। और जब अब यहाँ पे बताया है कि जो रियल वर्ल्ड है, इट मीन्स जो हमारा जो मोर्टल वर्ल्ड है, उसमें जो है क्या होता है, जो लवर और बिलव्ड हैं वो सॉरोफुल हो जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं, एक दूसरे से ऊब जाते हैं, और फिर उसके कारण क्या होता है, बर्निंग फोरहेड, उनका जो माथा है वो जलने लगता है, यानी सर में दर्द होने लगता है, एंड पार्चिंग टंग, और उनकी जबान क्या हो जाती है, सूख जाती है। बट ये जो पिक्चर डिपिक्टेड है अर्न के ऊपर, और इनमें जो लवर्स और बिलव्ड हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो ये हमारी थर्ड स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन थी। अब हम बात करते हैं स्टैंजा 4। स्टैंजा 4 में जो है जॉन कीट्स एक अर्न के ऊपर एक पिक्चर देखते हैं जिसमें कुछ लोग हैं जो एक हेफर को, यानी गाय को, एक छोटी गाय होती है हेफर, उसको सेक्रीफाइस के लिए यानी बलि देने के लिए लेकर के जा रहे हैं, और वो उनसे कुछ जो है क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। वो खुद से भी पूछते हैं, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन है जो है बलि के लिए, बलिदान देने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, और ये जो ग्रीन अल्टर है यानी ये जो बलि की जो वेदी बनाई गई, अल्टर मीन्स वेदी, ये जो बलि के लिए जो वेदी बनाई गई हरे भरे जगह में, ये जो है क्या है, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीडर्स दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काईज। अब उसको संबोधित कर रहे हैं, उसे प्रीस्ट को, कि अरे रहस्यमय पुजारी प्रीस्ट, ये किसको लीड कर रहे हो, ये जो ग्रुप है, ये जो लोगों का जो ग्रुप है, इसको तुम लीड कर रहे हो, जो कि एक हेफर को लेकर के जा रहा है। हेफर मीन्स एक छोटी गाय, उसको लेकर के जा रहा है। लोइंग एट द स्काई, जो गाय क्या कर रही है, वो आसमान की तरफ देख करके रंभा रही है। ठीक है, तो यहाँ जो कवि जो है वो कहते हैं कि मिस्टीरियस प्रीस्ट, तुम जो है ये जो लोगों के ग्रुप को लीड कर रहे हो, यानी उनको लेकर के जा रहे हो, जो है उनको एक ग्रीन जो ऑल्टर है उस पर उसे सेक्रीफाइस करने के लिए लेकर के जा रहे हैं इस पिक्चर में। और हेफर लोइंग एट द स्काईज, और जो हेफर है, जो छोटी गाय है, वो आकाश की तरफ देख करके क्या कर रही है, वो रंभा रही है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उसका जो पिछला भाग है,
गाय का यानी छोटी गाय का जो पिछला भाग है वो सिल्क से यानी उसके ऊपर सिल्क के कपड़ों से और गार्लैंड से, फूलों की माला से वो क्या किया हुआ है, उसको सजाया हुआ है। वट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, ये कहाँ से आए हैं? क्या ये किसी एक छोटे से टाउन से आए हैं जो कि किसी रिवर के या किसी समंदर के किनारे हैं? और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटेडल, या फिर किसी माउंटेन पर यानी पर्वत पर बने हुए एक बहुत ही, सिटेडल मीन्स होता है किला, पीसफुल मीन्स शांति, यानी एक शांत जगह पे यानी माउंटेन पे जो बना हुआ एक शांत किले में से ये लोग सब आए हैं। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, यानी अब ये लोग तो वहाँ से आ चुके हैं, तो क्या वो जहाँ से भी आए हैं, या तो वो किसी टाउन से आए हैं या किसी किले से आए हैं, तो क्या वो अब इन लोगों के वहाँ ना रहने से खाली हो गया है? वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहा। फोक मीन्स होते हैं लोग, समूह। दिस पायस मॉर्न, पायस मीन्स प्योर, शुद्ध, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। इस यानी कि ये जो इस शुद्ध और प्योर जो मॉर्निंग है, सुबह है, ये एक शुभ सुबह सुबह है, मॉर्निंग है, इसमें ये सेक्रीफाइस के लिए एक गाय को लेके जा रहे हैं। और ये जिस गांव से या जिस भी टाउन से जो नदी या समंदर के किनारे है वहाँ से वो आ गए हैं, तो क्या अब वो जो प्लेस है, वो जो गांव है उनका, वो बिल्कुल खाली हो गया, वहाँ पे कोई नहीं रहा। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और उस छोटे से टाउन की जो स्ट्रीट्स हैं यानी जो गलियां हैं वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी, यानी अब उसमें कोई भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहाँ से तो ये सारे लोग कहाँ आ चुके हैं, यहाँ हरे भरे मैदान में एक हेफर को जो है सेक्रीफाइस के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो अब वहाँ गांव में तो कोई नहीं रहा होगा। तो कभी ये सिर्फ कल्पना कर रहा है अपने मन में कि भाई जब ये सारे लोग यहाँ आ गए हैं तो गांव में तो वहाँ कोई नहीं रहा होगा, तो उसकी स्ट्रीट्स जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगी हमेशा के लिए, और अब हमेशा के लिए ये लोग यहीं रह जाएंगे। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर डिजोलेट कैन एवर रिटर्न, और अब वहाँ पर एक सिंगल सोल यानी एक पर्सन भी ये बताने के लिए नहीं रहा कि ये गांव क्यों खाली हो गया। आर डिजोलेट यानी कि ये सब डिजोलेट क्यों हो गया, ये खाली क्यों हो गया, निर्जन क्यों हो गया। कैन एवर रिटर्न, और ये बताने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं होगा कि क्या कभी कोई वापस लौटेगा। ओके, तो वापस तो नहीं लौट सकता वहाँ से कोई, क्योंकि ये सब एक किसके रूप में है, एक पिक्चर के रूप में जो है अर्न के ऊपर डिपिक्टेड है। हमारी लास्ट एंड फिफ्थ स्टेंजा है। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवररॉट। अब यहाँ पे कभी एटिक शेप मीन्स होता है ग्रीक आर्ट, और फेयर एटीट्यूड मीन्स होता है एन ऑब्जेक्ट विद ब्यूटीफुल जो है पोस्चर और पिक्चर्स, यानी सुंदर चित्रों वाली जो आकृति है उसे फेयर एटीट्यूड। तो यहाँ पे ये जॉन कीट्स जो हैं वो अर्न के से कह रहे हैं कि ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड, यानी कि एक सुंदर आकृति वाले और सुंदर चित्रों वाले तुम, विद ब्रीड, ब्रीड होता है अलंकृत, यानी सुंदर चित्रों तुम्हारे ऊपर बने हुए हो, तुम उनसे डेकोरेटेड हो। ऑफ मार्बल, किसके बने हुए हो, मार्बल के। मैन एंड मेडन्स ओवररॉट, यानी तुम्हारे ऊपर जो मैन और मेडन्स जो है यानी नवयुवक और नवयुवतियाँ जो बनी हुई हैं वो खुदी हुई हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड्स, और वो कहाँ से होकर के जा रही हैं, ये सारे जो युवक और युवतियाँ हैं, ये जो आदमी और औरतें हैं, वो जंगल से जो है निकल के जा रहे हैं। ट्रोडन वीड होता है कुचली हुई घास, यानी उस पर जो बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है उसमें ये ब्रांचेस हैं, फॉरेस्ट है, और उनके जो जहाँ से निकल कर के गए हैं, चल के गए हैं, वहाँ पे कुचली हुई घास है, ये सारी कुछ जो है उस पर बना हुआ है। लेकिन दाउ साइलेंट फॉर्म दोस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डॉथ इटर्निटी, लेकिन जो तुम्हारी साइलेंट फॉर्म है यानी कि तुम कुछ भी हमें बताने में असमर्थ हो, हम समझ नहीं सकते कि तुम क्या बताना चाहते हो, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट तुम हमें कुछ भी नहीं बता सकते, तुम साइलेंट फॉर्म में हो। डोस टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डॉथ इटर्निटी, और ये है विचार जो है हमें बहुत परेशान करता है।
ठीक है, हम इसे समझ नहीं पाते, ये बहुत ही रहस्यमयी है, बिल्कुल उतना ही रहस्यमयी विचार है ये। यानी तुम्हारा जो रहस्य है वो उतना ही रहस्यमयी है जितनी की इटर्निटी है, जितनी की सनातन। ओके, यानी कि इटर्निटी अमरता, जितनी की अमरता है, यानी जो कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, बिल्कुल वैसा ही क्या है, तुम्हारा रहस्य है। कोल्ड पेस्ट्रल, जो कोल्ड पेस्ट्रल मीन्स होता है ये एक ऐसा पात्र जो कि ग्रामीण जीवन के जो ग्रामीण जो लाइफ है, जो रूरल लाइफ है, उसके जो पिक्चर्स हैं उससे डेकोरेटेड होता है। तो यहाँ कोल्ड पेस्ट्रल भी अर्न के लिए यूज़ हुआ है। When old age shall this generation waste, यानी जो हमारी जनरेशन है, ये जॉन कीट्स कहते हैं कि जो हमारी जनरेशन है, जब ये क्या हो जाएगी, अपना जीवन जी चुकी होगी और ये ख़त्म हो जाएगी, दाउ शैल रिमेन, और तुम तब भी रहोगे कहाँ, इन मिडस्ट ऑफ अदर वोज देन आवर्स अ फ्रेंड टू मैन, तुम बिल्कुल हमारी चिंताओं में रहोगे, हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ हमारे दोस्त बन करके रहोगे। टू whom thou sayest, और फिर तुम कहोगे हमसे, यानी कि तुम हमेशा हर पीढ़ी में हमारे साथ रहोगे, हमारी चिंताओं में रहोगे, हमारे दोस्त बन करके रहोगे, एक दोस्त की तरह रहोगे, और हमें यही शिक्षा देते रहोगे, यही हमसे कहते रहोगे। टू whom thou sayest beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth एंड ऑल ये नीड टू नो, यानी कि ब्यूटी इज ट्रुथ, जो सुंदरता है वही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। दैट इज़ ऑल ये नो ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया में सब ये जानते हैं, एंड ऑल ये नीड टू नो, और सबको यही जानने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कोई भी जो सुंदरता है वो सत्य नहीं है, तथा कोई भी सत्य जो सुंदर नहीं है मानव जाति के लिए किसी भी महत्व का नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि सुंदर एवं सत्य में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, और ये सभी को जानने की ज़रूरत है। तो गाइज इस जो लास्ट स्टैंजा है 5th, इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट लाइन है, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड, इसमें अपॉस्ट्रोफी यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच, और ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी जो लास्ट सेकंड लाइन है इसमें कैश मस्ट यूज़ हुआ है। इसमें जो है लाइंस, एक ही लाइन में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको जो है इन्वर्स करके रिपीट किया जाता है, तो वहाँ कैश मस्ट फिगर ऑफ स्पीच होती है। सो गाइज आई होप आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन जो है पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।